नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85649096060975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग यूकेपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर 2016 का डिस्कस करने वाली हैं। यूकेपीएससी में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और 2016 के प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो आप रीड कर रहे हैं, दैट इज जेम्स एंड्रयू रामसे। ये कौन से गवर्नर जनरल का रियल नेम था जो उन्होंने बाद में चेंज कर दिया था? ये आंसर है इनका लॉर्ड डलहौजी। जैसे कि आप सब लोग जानते भी हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। राम से जो है इनका रियल नेम हुआ करता था और डलहौजी ही भारत के अंदर जाने जाते हैं जिन्होंने भारत में ये जो रेलवेज है उसको भी स्टार्ट करवाया था। ये जो है इन्हीं को क्रेडिट किया जाता है भारत के अंदर रेलवेज को एस्टैब्लिश कराने के लिए। टेलीग्राफ लाइंस को इन्होंने ही यहाँ पर बिछवाया था और काफी सारे इस तरीके के जो काम है इन्होंने यहाँ पे इंडिया में करवाए थे। और इन्हीं के जस्ट जाने के बाद ही कौन सी यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो गई थी, रिवोल्ट ऑफ 1857 जैसी चीज का अंजाम दिया गया था। इन्हीं के समय में बर्मीज वॉर को भी फॉर्म किया गया था और इन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट कराया था जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये वो सिस्टम है जिसके तहत जो है 1857 का रिवोल्ट अंजाम देता। इन्होंने कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी करवाए थे। इन्होंने जो है एक बेथुने वुमेन स्कूल को भी एस्टैब्लिश करवाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बेथुने वुमेन स्कूल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी हमारा गवर्नर जनरल से जुड़ा हुआ है कि उस समय कौन गवर्नर जनरल थे जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था। ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है एग्जामिनर्स का। जैसे ही लॉर्ड डलहौजी जाते हैं 1856 में, 1857 में लॉर्ड कैनिंग आते हैं और लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1857 के समय जो है वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है HSRA। ये क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, HSRA। इसका फाउंडेशन कब रखा गया था, ये कब फाउंड हुआ था? देखिए इसकी फाउंडेशन हुई थी यहाँ पर जो है 1928 में, राइट। 1928 में जो है इसको यहाँ पर फॉर्म किया गया था। और पहले ये HRA थी, बाकी इसके अंदर सोशलिस्ट वर्ड जो है, सामाजिक शब्द को किसने जोड़ा था? भगत सिंह ने। काकोरी केस से इनमें से कौन से पर्सन जुड़े हुए नहीं थे? देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्ला खान, सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी लोग काकोरी जो पूरा इंसिडेंट था 1925 का, जो ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, बीच में काकोरी में उसमें हॉल्ट पड़ना था तो रुकना था वहां पर ट्रेन ने, तो वो पूरा जो इंसिडेंट था उसमें ये सारे लोग थे जो इन्वॉल्व थे। बस सूर्य सेन इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। क्यों? क्योंकि सूर्य सेन की जो कंट्रोवर्सी है वो 1930 में चिट्टागोंग की कंट्रोवर्सी है। जो चिट्टागोंग में आर्मरी रेड हुई थी, ठीक है, वो चिट्टागोंग कंट्रोवर्सी। चिट्टागोंग आज के समय में कहाँ पे है? बांग्लादेश के अंदर है। तो ये सूर्य सेन, कल्पना दत्ता, उनसे उनसे साथ जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी उत्तराखंड से जुड़ी हुई एंशियंट रेस, सबसे पुरानी रेस नहीं है? आंसर इज खासी। खासी क्यों? क्योंकि खासी जो है ये मेघालय से जुड़ी हुई है, ठीक है। जो गारो, खासी और जैंतिया है, ये तीनों कहाँ से जुड़े हुए हैं? ये मेघालय से जुड़े, इसलिए ये आंसर इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, बैटल ऑफ खुरबरा। ये खुरबरा की जो बैटल हुई है वो यहाँ पर कौन से ईयर में हमें देखने को मिलेगी? इसका वैसे तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इस बैटल के बारे में भी बता दूं कि ये बैटल ऑफ खुरबरा जो है बेसिकली कब हुई थी या हुआ क्या था इसके अंदर। बैटल ऑफ खुरबरा जो है इसे गोरखा गढ़वाल की बैटल के नाम से भी जाना जाता है, जो 1804 में हुई थी। ये गोरखा और गढ़वाल, ये उनके बीच में बैटल हुई थी खुरबरा गांव में। खुरबरा गांव कहाँ पर है? खुरबरा गांव है देहरादून में, जो कि उस समय जो नेपाल के राजा थे गढ़वाल में, और भारत में जो है यहाँ पर एक राजा थे महाराजा प्रद्युमन शाह, उनके बीच में ये लड़ाई होती है, गोरखी बैटल। और जो है नेपाल गढ़वाल दोनों के बीच में ये बैटल यहाँ पे लड़ी जाती है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिमांडेड द सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जो कि हिली एरिया 1946 में यहाँ पर किस पर्सन ने यहाँ पर इस चीज की डिमांड की थी? वो है बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे जो है उन्होंने यहाँ पर
जो है इसके लिए यहाँ पर डिमांड की थी कि हमें जो है अलग से, यहाँ पर एक हिस्टोरियन थे जो इन्होंने यहाँ पर इसके लिए अलग से डिमांड की थी। ये एमपी भी रही हैं, अल्मोड़ा से ये बिलोंग करते थे। कुमाऊं से लड़ने वाले, उत्तराखंड से लड़ने वाले ये सोशल रिफॉर्मर के रूप में जाने जाते हैं। ट्रीटी ऑफ सिगौली, ट्रीटी ऑफ सिगौली काफी ज्यादा न्यूज में रहती है क्योंकि नेपाल के साथ हमारी ट्रीटी हुई थी, जिसमें नेपाल और इंडिया के बीच में बाउंड्री डिफाइन की गई थी कि कितना कितना हिस्सा किस किस रीजन का होने वाला है। उसके ऊपर यहाँ पर जो है एक डिफाइन किया गया था कि इतना हिस्सा नेपाल का, इतना हिस्सा यहाँ पर इंडिया का है। तो एक रिवर काली है, उसके तहत यहाँ पे डिसाइड किया गया था इधर का रिवर और इधर का हिस्सा इंडिया और नेपाल के बीच में। तो ये ट्रीटी ऑफ सिगौली जो है वो किसके बीच में साइन हुई थी? इंडिया और नेपाल के बीच में 1815 एडी में। नेक्स्ट, रेनी विलेज ऑफ चमोली में जो डिफोरेस्टेशन, जो पूरा डिफोरेस्टेशन होता है उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट की गई थी, ठीक है, वो यहाँ पर किसकी लीडरशिप में स्टार्ट की गई थी? सो हमारा इसका करेक्ट आंसर है गौरा देवी। गौरा देवी की मूवमेंट के जो उनके समय में इसको यहाँ पर जो है वो पूरा स्टार्ट किया गया था। ये काफी बड़ी एक्टिविस्ट है जो कि काफी ज्यादा लड़ती थी इन चीजों के ऊपर, वुमेन के लिए काफी ज्यादा लड़ी है ये। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये लेडी जो है वो चिपको मूवमेंट में भी इनका बहुत बड़ा रोल था, चिपको मूवमेंट में। ठीक है, तो इनका भी उत्तराखंड में ही यहाँ पर जो है वो जन्म हुआ था। और उसके बाद जो है ये चिपको मूवमेंट 1974 में बहुत ज्यादा आगे आ गई थी। इनको जो है वो उसके आगे खड़े हो जाना, इन्होंने फॉरेस्ट को वन देवता के नाम से बोला था और इन्होंने कहा था कि ये फॉरेस्ट जो है वो मेरा मायका है, ये मेरा जो है मदर का घर है, ये जो है बिल्कुल नहीं कट सकता यहाँ पर। तो इस चीज के लिए उन्होंने काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी थी, रैनी विलेज ऑफ चमोली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ पारमार डायनेस्टी? पारमार डायनेस्टी के फाउंडर जो है इनमें से कौन से पर्सन है? वो है कनकपाल। आंसर इज कनकपाल। देखिए ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, अभी तक जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे वो आपको इजी लग रहे होंगे, पर ये जो है आपको थोड़े से यहाँ पर जो है लगेगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन उत्तराखंड की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राजा कनकपाल थे जिन्होंने पारामरा डायनेस्टी को यहाँ पे स्टार्ट किया था। ये पूरा, ये वो डायनेस्टी है जो पूरे गढ़वाल किंगडम में जो है वो रूल करी थी। तो ये कनकपाल वही पर्सन है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो उत्तराखंड की हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं। 11 क्वेश्चन देखेंगे, वो है इनमें से कौन सा ओल्ड फोल्डेड माउंटेन नहीं है? मतलब तीन है, बाकी एक जो चौथा है वो यहाँ पर नहीं है। सो एंडीज, यहाँ पे यूराल, यूराल माउंटेन्स जो है ये, और अरावली हमारे भारत के ये तो हैं ही। अपलाचियंस कहाँ के हैं? ये है आपके नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स। और यूराल्स कहाँ के माउंटेन है? यूराल्स आपको जो है कौन से कॉन्टिनेंट में यहाँ पर देखने को मिलेंगे? ये एशिया में ही, आपको रशिया का जो रीजन है वहां पे मिलेंगे यूराल्स। एक्चुअली यूराल वो माउंटेन है जो रशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जबकि जो एंडीज हैं ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको पूरे साउथ अमेरिका के रीजन में सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलेंगे। एंडीज माउंटेन पूरी एक रेंज है यहाँ पर, और सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, जो कि 7 यहाँ पर कंट्रीज से गुजरती है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना। वीडियो को पॉज करके सारे नाम को नोट कर लेना, जरूर नोट कर लेना। और इस एंडीज के बारे में बता दूं मैं, ये एंडीज जो है इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है? एकोंकागुआ। एकोंकागुआ जो है अर्जेंटीना में सबसे हाईएस्ट पीक में से जानी जाती है। ठीक है ना, तो ये आप जरा इसमें याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कौन सी हाईएस्ट है, कहाँ की है, क्या नाम है इसका, ऐसे सब आते हैं। इसीलिए इसको बैकबोन भी कहा जाता है, साउथ अमेरिका की बैकबोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है वो बेसिक लैंडफॉर्म है? बेसिक तरीके से जो एक लैंडफॉर्म तैयार हुआ है वो कौन सा है? वॉल्केनिक कोन, क्योंकि वॉल्केनिक जो है इसके अंदर एसिडिक एंड बेसिक दोनों कंटेंट देखने को मिलता है। सो बेसिक फॉर्म से बना हुआ लैंड फॉर्म जिसमें बेस अमाउंट भी प्रेजेंट है वो है वॉल्केनिक कोन। ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन अब आप देखोगे 3-4, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मैक्सिमम कोस्टल इरोजन, जो जितना भी कोस्टल में इरोजन होता है, सबसे ज्यादा जो कोस्ट के एरिया में जो मिट्टी है वहां की मिट्टी अपरदन होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो लहरों की वजह से होता है, वेव्स की वजह से। और मैं आपको बता दूं, ये आज के समय में हमारे इंडिया में भी बहुत ज्यादा इसके पीछे सी इरोजन जो हो रहा है, कोस्टल अपरदा जो हो रही है यहाँ पर, वो आपको केरला के रीजन में बहुत ज्यादा मिलेगी। एक पोर्ट है जहां पर जो है अडानी पोर्ट के लिए है वो, केरला में, और वहां पर बहुत ज्यादा अभी प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं इस चीज को लेकर के। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा हमारे लिए।
नेक्स्ट, सबसे लोएस्ट लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की कौन सी है? वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने ये जो है लेयर्स के बारे में टॉपिक पढ़ा होगा। सो सबसे पहले जो हमारी लेयर आती है, सबसे बेसिक लेयर आती है जो हमारी, वो है सबसे नीचे की तरफ, वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जाएंगे तो स्ट्राटोस्फेयर, ये वही है जहाँ पे हमें ओजोन लेयर मिलती है, ये ओजोनोस्फेयर इसी के अंदर आता है। फिर आता है मीजोस्फेयर, सबसे पहले ट्रोपो, स्ट्राटो, फिर मीजो, फिर थर्मो, और फिर एक्सो। ठीक है ना। और इसी स्ट्राटोस्फेयर में आपको ओजोन लेयर सबसे ज्यादा मिलेगी, उसी को हम ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। और जब आप थर्मो में जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगी? आइनोस्फेयर भी मिलेंगे, जहाँ पे आयंस होते हैं, केटायंस एंड आयंस का यहाँ पर बनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है, इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस हमारे अर्थ का पूरा इक्वेटर का सरकमफ्रेंस जो है वो कितना है यहाँ पर? वो है 40,000 किलोमीटर। ये आप फैक्ट याद करना है पूरा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा करंट है जो पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ नहीं है? ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा करंट है जो पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ नहीं है? देखो भाई, पैसिव आपने सारे ओशन करंट्स के बारे में पढ़ा होगा। सो यहाँ पर जो है आपको, अगर मैं बात करूँ सिंपल पैसिफिक ओशन के ओशन करंट्स के बारे में, सो आपको सीधा याद रखना है जो हमारा पूरा प्रशांत महासागर है, इसमें कौन कौन से ओशन करंट्स आपको देखने को मिलेंगे, इसको आपने लर्न करना है। बेसिकली जितने भी यहाँ पे ओशन करंट्स होते हैं, सीधा सीधा हमसे इस पे क्वेश्चन आता है तो हमें सीधा लर्न करना है। जो मैं बात करूँ क्यूराशियो, क्यूराशियो तो देखिए भाई आपको मिलेगा जापान की साइड, तो जापान के साइड जो है वो पैसिफिक ओशन की तरफ मिलेगा। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया करंट ये आपको नॉर्थ अमेरिका के साइड मिलेगा, तो ये भी करेक्ट है। देन इसके बाद आता है हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट करंट भी जो है आपको, वो भी आपको पैसिफिक ओशन में ही जो है अमेरिका की साइड में देखने को मिलेगा, सो ये आंसर भी करेक्ट है। जबकि कैनरी करंट जो है वो आपको अटलांटिक ओशन जो है, अटलांटिक महासागर जो है वहां पे देखने को मिलेगा, सो दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछ रहा है इसके अंदर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि जो साप्टा है, साप्टा अग्रीमेंट जो है यहाँ पर, ये कब हमें न्यूज में या फिर कब ये इफेक्ट में आया था? ये देखो, ये सेम क्वेश्चन आपका 2012 में भी पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है। देखो उन्होंने आपको यहाँ पर जो है फुल फॉर्म भी दे दिए इधर, कि साप्टा इज साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट है, जो कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करता है। यहाँ पर जो साउथ एशिया का रीजन है, उस रीजन में, ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट था, जो कि 7 डेवलपिंग कंट्रीज ने, जो कि सार्क की मेंबर्स हैं, सार्क की मेंबर कंट्रीज ने मिल करके इसको 1993 ईयर में साइन किया था। सो साप्टा इज इंपॉर्टेंट, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है वो एक 7 कंट्रीज जो है, कौन कौन सी 7 कंट्रीज हैं इसके अंदर? इसमें है बांग्लादेश, इसमें है इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो बस ये आपको इसमें नाम याद रखने हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली वो यही है कि हम इन सारे रीजन के अंदर ट्रेड के थ्रू जो है किसी भी तरीके इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इंक्रीज कर सके। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ट्रेड के माध्यम से किसी भी तरीके से जो है वो इंक्रीज करना है अपने बीच में रिलेशन को, कॉपरेशन को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम? इनमें से कौन सी जो है वो टाइम की यूनिट में काउंट नहीं की जाती है? सो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर ट्रॉपिकल ईयर, एक पूरा ईयर देखते हैं, पूरा एक लुनार मंथ होता है। स्टैंडर्ड टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती है, बाकी डेली होता है। स्टैंडर्ड टाइम जैसा कोई यहाँ पर जो है वो आंसर में नहीं रहेगा। ये आपका हिंदी ट्रांसलेशन भी है यहाँ पर, मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ। हम यहाँ पर अब हम जो करेंगे वो हिंदी में ही कर लेंगे। बादल परिणाम है, जो बादल बनते हैं वो किसकी वजह से डेवलप होते हैं? ठीक है, बादल का जो डेवलपमेंट है वो किसकी वजह से होता है? संघनन की वजह से यहाँ पर देखने को मिलता है। इनमें से कौन सा युग्म जो है वो इनकरेक्ट, आपको मैच करके देखना है कि यहाँ पे जो है ये उत्तराखंड की ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें आपके सारे ताल दिए हुए हैं। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन सा ताल यहाँ पर जो है वो गलत दिया गया है। देखिए, जो ये इसके अंदर जो दिया गया है वो है देवरिया ताल। देवरिया ताल जो है, या द्योरिया ताल भी इसको हम पढ़ सकते हैं, ये उत्तराखंड में ही एक लेक है, लेकिन ये जो लेक है ये टेहरी के पास लोकेटेड नहीं है। ये जो है पूरा मस्तूरा और सारी विलेज है, ये वहां पर उसके पास में लोकेटेड है। और इसमें काफी ज्यादा जो है वो इसकी जो है देवरिया ताल की यहाँ पर काफी ज्यादा मान्यता है। यहाँ पर अगर हम ट्रैकिंग पे जाते हैं, और हिंदू धर्म में इसकी काफी ज्यादा देवरिया ताल की जो है वो मान्यता है। देवरिया भी पढ़ते हैं इसको, द्योरिया भी पढ़ते हैं। तो ये दोनों ही एक चीज है। यहाँ पर ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो यहाँ पर अगर रुद्रप्रयाग लिखा होता तो आंसर ठीक हो सकता था। ठीक है, बट वैसे ये जो है वो गलत है यहाँ पर। और बाकी जो ये लिखा है डोडी ताल, डोडी ताल भी यहाँ पर है, जो कि ऐसा कहा जाता है
जो गणेश जी की यहाँ पर बर्थ प्लेस में जानी जाती है। फ्रेश वाटर लेक है, पूरी तरीके से उत्तरकाशी में सिचुएटेड है, जो इसके ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। और इससे कौन से रिवर निकलती है डोडी ताल से? अस्सी गंगा। अस्सी गंगा का जो रिवर का है यहाँ पर ओरिजिनेट होती है, और यही रिवर जाके भागीरथी में मिलती है, कहाँ पर? उत्तरकाशी के पास। तो ये फैक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ आपको, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। और जो भी उत्तराखंड पीसीएस के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। और बेनीताल की बात करें तो बेनीताल भी चमोली एरिया में सिचुएटेड है उत्तराखंड के। और ये झील जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल झील देखने को मिलती है। सो इसके बारे में यही फैक्ट आपको याद रखने की, लोकेशन कहाँ है बेसिकली आपसे ये पूछा जा सकता है। वही अगर मैं बात करूं वसुकी ताल की, आप बसुकी ताल भी इसको कहते हैं, ये केदारनाथ रुद्रप्रयाग के पास जो है ये वहां पे सिचुएटेड एक लेक है, वसुकी ताल के नाम से ये जानी जाती है। और ये भी एक ग्लेशियल लेक है, ग्लेशियल लेक यहाँ पर देखने को मिलती है। और ब्रह्म कमाल और अदर फ्लावर्स जो है बहुत सारे ब्यूटीफुल यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें। नेक्स्ट, खतलिंग ग्लेशियर, ये आपका फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। खतलिंग ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल जिले में इसको सिचुएटेड है। ये भी आपका ज्योग्राफी से, यूके की ज्योग्राफी से सिचुएटेड है। नेक्स्ट, पूर्वी धौली गंगा जो सहायक नदी है वो किसकी सहायक नदी है, किसको ट्रिब्यूट करती है ये जाकर के? सो आंसर इज काली नदी को, काली नदी में जाके ट्रिब्यूट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी उस समय का करंट अफेयर है, 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना में किसको यहाँ पर जो है वो जोड़ा गया था? तो देखिए राजाजी नेशनल पार्क को, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर में। और अगर मैं बता दूं आपको, कॉर्बेट नेशनल पार्क ये तो पहला नेशनल पार्क है जो कि जुड़ा था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट, जो एक ये भी अगला क्वेश्चन भी, कलियासोर भूस्खलन जो क्षेत्र है ये आया था जो, ये किस जगह पे सिचुएटेड है? ये श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर ये पूरे वन्य जीव विहार है जो यहाँ पर, इन सबको आपको अरेंज करना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम में पहले आएगा, ठीक है, आपने पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपने जाना है। सो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले आपके इसमें आप देखते जाइए, हाँ केदारनाथ। सबसे पहले केदारनाथ, फिर नंदा देवी, फिर बिनसर, फिर अस्कोट। अरेंजमेंट करोगे तो सबसे पहले केदारनाथ आता है। तो ये आपको अरेंजमेंट, बेसिकली आपको उत्तराखंड की पूरी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, उसके लिए आप हमारा पूरा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल पूरा फॉलो कर सकते हो। आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड पीसीएस से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। दोआब के ऊपर इंफॉर्मेशन है। जो हमारे दोआब बनते हैं, जहाँ पे दो नदियों के बीच का संगम होता है, दोआब बनते हैं, वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा दोआब बनता है? तो आपको इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो सबसे पहले बिस्ट दोआब जो बनता है, बिस्ट दोआब जो यहाँ पर बनता है वो ब्यास और सतलुज नदी के बीच में बनता है। उसके बाद यहाँ पर जो बारी दोआब है वो बनता है रावी और ब्यास के बीच में। और जो रचना दोआब बनता है वो बनता है रावी और चेनाब के बीच में। और जाट दोआब चेनाब और झेलम के बीच में। सो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ए। जितने भी ये दोआब हैं ये आपको सारी जो है वो स्टडी करनी होगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। दोआब का रीजन है वहां पर क्या है, ये पंजाब के रीजन में ही लाई करता है दोआब, सबसे पहला जो है बिस्ट दोआब जिसे हम कहते हैं। सो ये बारी दोआब और ये सारे जो रीजन है ये सब आपको याद करने हैं। ये एरिया यहाँ पर जो निकलते हैं पूछा जाता है इसके ऊपर भी, सतलुज और ब्यास के बीच में ये रास्ता। और बेसिकली ये बिस्ट दोआब जो है वो इसके अंदर जलंधर, कपूरथला, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर, ये सारे जो एरिया है ना वो इसी रीजन में पड़ते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एरिया जैव विविधता के मामले में एक संवेदनशील एरिया के रूप में माना जाता है? तो देखिए संवेदनशील स्थान जो है, इन जो चार ऑप्शन दिए हैं, संवेदनशील का मतलब बहुत ही सेंसिटिव जोन में काउंट करते हैं। तो इनमें से हम कौन से रीजन को काउंट करते हैं? वो है पश्चिमी घाट को। पूर्वी घाटी, अरावली वगैरह जो है इसको नहीं हम करते, पश्चिमी घाट को। इन चारों में अगर हम ऑप्शन में बात करें तो ये संवेदनशील स्थान माना जाता है। नेक्स्ट, कोपेन की क्लासिफिकेशन के हिसाब से उत्तरी बंगाल सहित भारत का पूर्वी, उत्तर पूर्वी पूरा का पूरा जो एरिया है वो CGW की कैटेगरी में आता है। ये कोपेन की क्लासिफिकेशन स्कीम की हमारी पूरी वीडियो है, उसमें आप देखिएगा इस पूरी वीडियो को, आपको पूरा ये ट्रिक समझ में आ जाएगी कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, जो हमारे दोनों है इसको आपको अरेंज करना है कि कहाँ से कौन सी रिवर निकलती है। रिवर का ओरिजिनेशन आपको दिया गया और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से ये रिवर निकलती है। तो देखो ब्रह्मगिरी पहाड़ जो है, सबसे पहले ब्रह्मगिरी पहाड़ जो है वो कौन से रीजन से निकलते हैं यहाँ पर? ब्रह्मगिरी पहाड़ यहाँ से आपके निकलते हैं कावेरी। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है ये? कूर्ग में, ठीक है, कर्नाटका में। कर्नाटका में कौन सी जगह? तलाकावी।
वेरीनाग से कौन सी निकलती है? झेलम, वेरी वेरी फेमस। महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है और छोटा नागपुर से सुवर्ण रेखा। ये आपस में बिल्कुल सही मैच्ड हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रिवर्स की क्वेश्चन आते हैं। महाबलेश्वर कृष्णा रिवर जो है ये आपकी महाराष्ट्र में लोकेटेड है, महाबलेश्वर। ठीक है, ऐसे ही एक और आपने नाम सुना होगा, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? वो निकलती है गोदावरी। और वेरीनाग से झेलम। झेलम जो है ये वही नदी है जो जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका नदियों के ऊपर है कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी जो है रिवर कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ आपसे साउथ इंडिया पूछ रहा है, वो है गोदावरी। देखो, नर्मदा भी है, महानदी भी है, कृष्णा भी है, लेकिन सबसे बड़ी पूछ रहा है तो वह है गोदावरी, जिसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है अब मैंने बताया। त्र्यंबकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से निकलता है, जिसमें बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं। वारधा, पेनगंगा, वेनगंगा, निजाम सागर डैम इसके ऊपर बना हुआ है। तो याद रखिए, गोदावरी आंध्र प्रदेश में जाकर के फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला देश राज्य जो है वो कौन सा है? वो है पंजाब, यहाँ पे सबसे ज्यादा इरिगेशन होती है। नेक्स्ट। भारत उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है उसका नाम यहाँ पे क्या है? वो है इनसेट। ये तो आ चुकी है अब सैटेलाइट यहाँ पर, ये सैटेलाइट अब उपयोग में आ चुकी है। नेक्स्ट, दक्षिण गंगोत्री क्या है? देखिए भाई, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछा गया है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का एक रिसर्च सेंटर है। शोध केंद्र का मतलब क्या होता है? रिसर्च सेंटर। ठीक है, भारत में दक्षिण गंगोत्री जो है एक हमारा रिसर्च सेंटर के रूप में काम करता है। ये जो लिखा है आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, गलत है। अंटार्कटिका निके निकित ऐसा कुछ स्वीप द्वीप नहीं है, गंगोत्री का भी कुछ ऐसा नहीं है। अंटार्कटिका में भारत की तरफ से एक जो है रिसर्च सेंटर है। ऐसे ही हमारा आर्कटिक में भी है। आर्कटिक में हमारा कौन सा है? उसका नाम है हिमाद्री। ठीक है, ये लिख लीजिए, आर्कटिक में हिमाद्री है। और दक्षिण गंगोत्री जो है वो आज के समय में डीकमीशन हो गया है। डीकमीशन का मतलब क्या होता है? अब ये जो है, अब ये अभी यूज में नहीं रहता। अब इसके यहाँ पर जो है वो उसको बंद कर दिया गया है। और अभी जो है मैं बात करूँ, रिसर्च सेंटर एक और यहाँ पर है, वो कौन सा है? अंटार्कटिका के अंदर कौन सा है ऑलरेडी जो हमारा चल रहा है? वो है भारती। ये परमानेंट है। ठीक है, अभी कौन सा है? भारती और मैत्री। ठीक है, और दक्षिण गंगोत्री डिकमीशन किया है। पहला दक्षिण गंगोत्री था, उसके बाद मैत्री आया, अब तीसरा कौन सा आ गया? भारती। तो ये याद रखिएगा, स्पेलिंग भारती की ये भी लिख जाते हैं, कभी BHARTI भी लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तमिलनाडु का जो समुद्र तट है पूरा, वो क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं कोरामंडल तट। जो हमारे जितने भी ये तट हैं, हमारे पूरे तट से शेयर करने वाले 7516.6 किलोमीटर की लेंथ है, उससे पूरे जो शेयर करते हैं। यहाँ पे आप मैप देखेंगे, इधर है गुजरात, इधर है महाराष्ट्र, इधर है हमारा गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, सॉरी पहले आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो गुजरात और महाराष्ट्र का जो तट है ना, उस तट को हम किस नाम से जानते हैं? उस तट का एक नाम है जिसे हम कहते हैं काठियावाड़ प्लेट्यू। तो उस पूरे रीजन को काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पूरा, यहाँ पे पूरा मैं मार्क कर देती हूँ। और उसके अलावा जो गोवा है उसको कोंकण कहते हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये गोवा वाला है। और कर्नाटका वाले को कन्नड़ कहते हैं, और केरला वाले को मालाबार कहते हैं। तमिलनाडु वाले को कोरामंडल के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश को आंध्रा ही कहते हैं। और उड़ीसा वाले को कहते हैं उत्कल प्लेन्स। क्यों? क्योंकि उत्कल जो है आपने सुना होगा, हमारे जो हमारा जो पूरा राष्ट्रीय गान है उसमें भी ये जो है उत्कल शब्द आता है। यहीं से, क्योंकि सबसे पुराना नाम जो उड़ीसा का है वो उत्पल हुआ करता था। और वेस्ट बंगाल वाले को हम क्या कहते हैं? सुंदरबंस। तो इस तरीके से हो गया। और ये सरकार जो लिखा है ना यहाँ पर, सरकार तट, ये क्या है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को कंबाइन कर दो तो सरकार तट के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। भाखड़ा नांगल परियोजना से जो है कौन कौन से राज्य के समूहों को यहाँ पर जल प्राप्ति होती है? भाखड़ा नांगल डैम आप लोगों ने सुना होगा, सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ भारत का सबसे बड़ा डैम है ये। सो इससे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो है उनको यहाँ पर जल की प्राप्ति करवाई जाती है। और इन्हीं के आगे से, भाखड़ा नांगल के आगे से ही क्या शुरू किया गया है? सतलुज और यमुना का जो केनाल है वो यहाँ पर बनाया गया, जिससे यहाँ के जो है फार्मर्स को इरिगेशन में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ पर ये बोला गया कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाएगा? मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा है? वो है आर्टिकल नंबर 164।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? लोकसभा में जो उत्तराखंड की सीटें हैं वो सीधा आपसे पूछ रही, हर स्टूडेंट को आनी चाहिए, ये 5 सीटें होती है। विधानसभा में मनोनीत सदस्य जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 1 होता है। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय जो है अकेडमी, सब लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ, मसूरी में है, इसको हम शॉर्ट में लबासना के नाम से भी जानते हैं। आप में से कई छात्र जो है वो आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे तो वो लबासना जाने के बिल्कुल सपने देखते होंगे। आशा है कि सबके ये सपने भी जरूर पूरे हों। नेक्स्ट, उत्तराखंड के जो लोक सेवा आयोग है उसके पहले अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? वो है एनपी नवानी। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल जो है वो कौन थी? महिला पूछ रहा है आपसे, वो है मार्गरेट अल्वा। ठीक है भाई, लिख लीजिए, ये फैक्ट्स आपको सीधे सीधे याद रखने, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपको सीधा ही याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के जो हम संघवाद में कहते हैं कि विविधताओं में भी एकता है, बिल्कुल है हमारे भारत में, तो उसके लिए हम किन संस्थानों को आवश्यक मानते हैं कि भाई जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर प्रमोट करती है? तो वो है सारी, आप पढ़ो। अंतर्राष्ट्रीय परिषद हो गई हमारी, वित्त आयोग हमारा, क्षेत्रीय परिषद हमारी, अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, अंतर्राष्ट्रीय परिषद हमारी इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263, राष्ट्रीय विकास काउंसिल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये बाद में बनाई गई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है, वित्त आयोग जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस को डिवाइड करता है। तो ये सारी क्या है? ये विविधताओं में एकता में डिवाइड करती है, क्योंकि ये सारी चीजें ना जो हमें सेंटर और स्टेट दोनों के मिल करके काम करने की बात करती है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में यहाँ पर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा दर्जा प्राप्त है? ये 2016 का पेपर है इसलिए क्वेश्चन आया है, और अब जो है वो ऐसा नहीं है, अब तो वो यूनियन टेरिटरी बदल चुके हैं। किस अनुच्छेद में जो है ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किए गए हैं? तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 15 का 4 और आर्टिकल नंबर 16 का 4, जो है डिस्क्रिमिनेशन और इसके ऊपर। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो वो आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है कि हर व्यक्ति को यहाँ पर पर्सनल लेवल पे लिबर्टी मिलनी चाहिए, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 21 है, जिसको सबसे ज्यादा बार अभी तक जो अमेंड किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन कौन से केस में दी थी? वो हमारा है मेनका गांधी केस 1978। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजाति का आयोग का गठन किया गया? ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ है। तो देखिए भाई, नेशनल कमीशन फॉर एससी हुआ करती थी, जो कि आर्टिकल 338 में हमेशा से थी। लेकिन जब डिमांड हुई कि इस अनुसूचित जनजाति जो एसटी है उनके लिए भी यहाँ पर अलग से जो है वो एक बनाना चाहिए आयोग, तो यहाँ पर क्या हुआ फिर? नेशनल कमीशन फॉर एसटी बना दिया गया, क्योंकि भाई एससी एसटी जोग्राफिकली कल्चरली दे आर डिफरेंट। तो यहाँ पर जो है वो एसटी के लिए अलग से आयोग बना दिया गया, और उसके लिए आर्टिकल नंबर 338 ए को निर्धारित किया गया। और ये जो एसटी है ये अलग से जो है यहाँ पर 83rd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत जो है, ठीक है, सॉरी 89th अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर इसके तहत बनाया गया। और ऐसे ही फिर नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी बना दी गई आर्टिकल 338 बी के तहत। और ओबीसी जो है यहाँ पर वो यहाँ पर 2018 में 102 संविधान संशोधन के तहत इसको बनाया गया। इसको लिख लीजिएगा, सारी चीजें आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग जो है उसका संबंध सबसे ज्यादा किस चीज से है? तो ये है आपका सुरक्षा परिषद से। सबसे ज्यादा जो हम कहते हैं ना कि भाई उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आओ, हम किसके कहते हैं? हम हमेशा यही बोलते हैं कि जो वहां की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें चेंजेस लेके आओ, उसमें वीटो पावर को हटा के परमानेंट 5 को हटा के या फिर भारत को उसके अंदर शामिल किया जाने की बात करते हैं। नेक्स्ट, भारत में सार्क का सम्मेलन सबसे पहली बार कब हुआ था? तो भारत में सार्क का सम्मेलन सबसे पहले जो है वो 1986 के वर्ष में यहाँ पर हुआ था। सार्क जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज की यहाँ पर एक ग्रुपिंग जो है वो तैयार हुई है। नेक्स्ट, 1997 में विश्व का जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? देखो, 1992 का रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील के अंदर, अर्थ समिट के नाम से इसको जाना जाता है। और क्योटो जो है यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से इसको जाना जाता है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जापान में एक सिटी का नाम है जो कि सबसे ज्यादा फेमस है वहां की। और ये कौन से आइलैंड पे बनी हुई है? होन्शु के ऊपर बनी हुई है, जापान में है ना होन्शु, ये वहां पे बनी हुई है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। ठीक है, ये इससे इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन ही जाता है इसके ऊपर, जो कि क्लाइमेट के ऊपर बात करता है कि भाई क्लाइमेट में हम किस तरीके से चेंजेस लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के परमाणु सिद्धांत में क्या क्या चीजें शामिल है? सारी चीजें शामिल है। हम लोग यहाँ पे ना तो पहले किसी चीज की पहल करते हैं, ना हम यहाँ पर न्यूनतम किसी पर विश्वास रखते हैं, ना ही हम एक तरफा प्रतिबंध रखते हैं। सो हमारी ये सारी की सारी जो है वो सम्मिलित है इसके अंदर।
नेक्स्ट, ब्रिक शब्द जो है, ब्रिक्स यहाँ पर BRIC, ये कौन लेके आए थे? जिम ओ नील लेकर के आए थे। जिम ओ नील जो है ये गोल्डमैन सैशे में काम करने वाले एक ब्राजील के इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस शब्द को ब्रिक को निकाला था। और उसके बाद फिर इसमें एस भी जुड़ गया था, साउथ अफ्रीका लास्ट में जाके जुड़ा था, जिसकी अभी अभी मीटिंग जो है वो चाइना में हुई है। लास्ट मीटिंग इसकी 2021 में इंडिया में हुई थी, फिर 2022 में चाइना में, रोटेशन करते जाओ, 2023 में यहाँ पर साउथ अफ्रीका, फिर 2024 में ब्राजील, ऐसे करके चलता रहे। ठीक है ना। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का जो प्रथम चरण यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, वो है यहाँ पर PV नरसिम्हा राव, जिसे हम कहते हैं LPG के रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसका जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये जो है PV नरसिम्हा राव के समय 8th 5 ईयर प्लान में इसको लागू किया गया। नेक्स्ट, इनमें से किस राष्ट्रीय दल को 2016 में, क्योंकि एक पेपर भी 2016 का इसलिए पूछा गया, TMC को यहाँ पर राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई है? तृणमूल कांग्रेस। और अभी राष्ट्रीय दल की अगर मैं बात करूं तो कितने हो चुके हैं? आज के समय में हमारे राष्ट्रीय दल 9 हो चुके हैं। स्टेट पार्टी और सॉरी नेशनल पार्टी हमारी 9 हो चुकी है। और ये दर्जा कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत के अनुच्छेद 326 में लिखी हुई है। नेक्स्ट, इनमें से किस विद्वान ने यहाँ पर ये बोला है कि स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया जाना चाहिए? ऐसा जो है वो किसने बोला है? रजनी कोठारी। रजनी कोठारी जो है यहाँ पर, ये एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, ये रिफॉर्म्स के लिए बहुत ज्यादा जाने जाने वाले पर्सन है, कोठारी कमीशन के नाम से जाने जाते हैं। 1964 यूपीएससी ने इसको क्वेश्चन को पूछा CAPF के एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्राप्त देता है? भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 324 में जो लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किस समिति और आयोग ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश सबसे पहली बार करी थी? वो है यहाँ पर अशोक मेहता। न्याय पंचायत के लिए देखो, यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि पंचायतों के गठन कब किया था। देखो, पंचायत के गठन के तो बलवंत राय मेहता, GVK राव, इन सब ने बोला था, लेकिन पंचायत में भी न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो अशोक मेहता यहाँ पर आए थे 1977 में, जनता दल द्वारा अशोक मेहता को बनाया गया था, तो वहां पे न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, सो न्याय पंचायत को आपने इस प्रकार से याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं हिंदी में ही बता रही हूँ, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए किसी को भी अब, है ना। नेक्स्ट, पंचायत राज व्यवस्था का इनमें से उल्लेख कहाँ पर है? तो अब बताइए, पंचायती राज किस में आएगी? राज्य सूची में आएगी, संघ और समवर्ती में तो नहीं रखा गया इसको, राज्य सूची में इसको रखा गया है। इनमें से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, मतलब स्थानीय के जो उपयोग है उनसे संबंधित इसका नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है? तो देखो, जन स्वास्थ्य, हेल्थ बिल्कुल जरूरी है। जन उपयोगी सेवाएं जो देनी है, स्वच्छता का प्रबंध, हेल्थ और हाइजीन के ऊपर काम करना। हाँ, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना, ये जो है वो स्थानीय स्वशासन से नहीं है, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के स्वशासन में आ जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, ये भी यूपीएससी पूछ चुकी है अपने CDS एग्जाम में रिपीटेडली, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये मल्टीपल टाइम्स पूछा जा रहा है। आर्टिकल 243D। आप भी जानते हैं पंचायतों का 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत गठन किया गया था, जिसमें आर्टिकल 243 से 243O तक बात की गई है। तो 243O में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 243D, जो कि यहाँ पर आरक्षण को प्रदान करता है। किसका? अनुसूचित जाति, जनजातियां और वुमेन के लिए भी। तो वुमेन की जो सीट है वो 1/3 है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो सीट दी गई है यहाँ पर वो 1/3 नहीं, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से है। ठीक है। नेक्स्ट, सेवा का अधिकार जो है उसकी अवधारणा कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? वो ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ की गई थी। देन आता है इसके बाद उत्तराखंड राज्य में, यहाँ पर बजट के ऊपर है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स है, इसलिए आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 62, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट वहां का लगा हुआ सबसे बड़ा कौन सा है? टेहरी, सब जानते हैं, सबसे हाईएस्ट भी यही है, टेहरी बांध यहाँ पर। नेक्स्ट, उत्तराखंड का जो हरेला पर्व है वो किससे संबंधित रखता है? यहाँ पर वो पौधारोपण है, यहाँ पर जो ट्री की प्लांटेशन होती है उससे जुड़ा हुआ है हरेला, नाम से भी समझ सकते हो, हरा हरेला याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा उत्तराखंड का यहाँ पे एयरपोर्ट है जो सबसे ज्यादा जिसका यूज होता है या फिर सबसे ज्यादा जो बिजी रहता है? तो वो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में। अगर आपको देहरादून जाना है तो आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट, ये भी 2015 का ये क्वेश्चन है, तो ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस जिले में सबसे कम यहाँ पर जनसंख्या देखने को मिली है? तो वो है रुद्रप्रयाग में। बागेश्वर, चंपावत, चमोली, इनके उनके कंपैरिजन में रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या देखने को मिली है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ भारत सबसे ज्यादा व्यापार करता है? तो वो है चाइना। ठीक है भाई।
नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में जो ये स्टार्ट की गई थी, कौन से वर्ष में शुरू हुई थी? 1999 से 2000 के वर्ष में इसको स्टार्ट किया गया था। वही आगे नेक्स्ट भी पूछा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन से राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात, जो यहाँ पर मेल फीमेल रेशो है, जो यहाँ की सेक्स रेशो है, वो यहाँ पर सबसे कम कौन से राज्य में है? तो देखो, हरियाणा है यहाँ पर आंसर, पंजाब, उड़ीसा और राजस्थान में है। ठीक है, न्यूनतम नहीं है, सबसे कम जो है फीमेल्स का होना एज कम्पेयर टू द मेल्स, मतलब कि 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स, 1000 आदमियों पर कितनी औरतें हैं इसमें। तो सबसे कम अनुपात जहाँ पे, जो सबसे कम आप कह लो लड़कियां कहाँ पर हैं, वो है हरियाणा। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रीय आय जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, उसकी समस्याओं में क्या क्या सबसे ज्यादा समस्या आती है? अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर, या गैर मौद्रिक उपयोग। ये जो डी पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, वही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में कृषि के लिए जो पुनर्वित्त प्रदान करने वाला जो सर्वोच्च बैंक है, जो कृषि को यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करता है, वो है नबार्ड। नबार्ड 1982 में बनाया गया था। कौन सी कमिटी के कहने पर नबार्ड को बनाया गया था? ये बनाया गया था के शिव रमन कमेटी के कहने पर। लिख लीजिएगा, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। 6th 5 ईयर प्लान में इसको बनाया गया था। किसके कहने पर? ये शिव रमन कमेटी के कहने पर इसको स्थापित किया गया था। 14वें वित्त आयोग के बारे में है, ये आपको नहीं पढ़ना, क्या 15वां चल रहा है, उसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेशी निवेश इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? सबसे ज्यादा जो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत में आती है, वो कौन से आती है? वो है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर से आती है। नेक्स्ट, वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर पूछ रहा है, तो ये उस समय का करंट अफेयर है। अभी तो शक्तिकांत दास है, और उस समय जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से उर्जित पटेल हुआ करते थे, तो अभी तो नहीं है, तो ये हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। मानव विकास सूचकांक जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें किस किस चीज को चेक किया जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एजुकेशन का लेवल, और पर कैपिटा इनकम को चेक किया जाता है। इसमें मुद्रा स्फीति, बेरोजगारी, इन सबको चेक नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, वो सी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक जो है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में इसको जाना जाता है। ये कौन लेकर के आए थे? ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक लेके आए थे। इसको कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत में सीमांत जोत का जो आकार है वो कितना है? अभी 1 हेक्टेयर से कम है। ये तो आपको लर्न करना है। ब्रिक्स संघ किस वर्ष में ब्रिक्स हुआ? अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, पहले वो ब्रिक था, है ना, जिम ओनील ने बनाया था। फिर जो वो ब्रिक्स हुआ यहाँ पर, वो कब हुआ था? 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था, फिर वो ब्रिक्स बन गया। और आज के समय में ब्रिक्स का अपना एक बैंक है जिसका नाम है एनडीबी, 2014 में बनाया गया था, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, इनमें से जो ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसमें पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग है, तो यहाँ पर ये किस चीज के ऊपर ध्यान देती है? तो ये जो इसका ध्यान है वो पेट्रोल की कीमतों को यहाँ पर चेक करने का इसका सबसे बड़ा काम होता है। वैश्वीकरण में इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन में इसमें से क्या क्या चीजें नहीं आती हैं? तो देखो भाई, आयात शुल्कों में कटौती करना, आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति करना, प्रत्यक्ष निवेश निवेश को विस्तार करना, ये सब आता है। हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र में इक्विटी का कितना विनिवेश रहेगा, कितना हम इसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सब ये चेक नहीं करता है। विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं? प्रेजेंटली बात करें तो विश्व बैंक जो है हमारा, उसमें 189 कंट्रीज है। ठीक है, यूएन में 193 है, विश्व बैंक में 189 है। विश्व बैंक जो है वर्ल्ड बैंक, ये आईबीआरडी के रूप में स्थापित होता है सबसे पहले ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत 1944 में। नेक्स्ट, वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट जो है यहाँ पर, वो कौन एस्टैब्लिश करता है? वो विश्व इकोनॉमिक फोरम जो है यहाँ पर इसको एस्टैब्लिश करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर सार्क। जो सार्क के सदस्य देश है हमारे, उनको यहाँ पर प्रशिक्षण जो है यहाँ पर जो प्रोवाइड किया जाता है, प्रशिक्षण का मतलब होता है जो ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है सार्क के देशों को, उसमें के भारतीय अनाज भंडारण प्रबंध एवं अनुसंधान जो यहाँ पे जो एक संस्थान है, वो भारत में यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? वो है हापुड़ के अंदर। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये जो है यहाँ पर टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग दी जाती है, जो पैसा यहाँ पर दिया जाता है, फंडिंग दी जाती है, वो भारत में कब से प्रभावी हो चुका है? वो 2005 से यहाँ पर प्रभावी किया जा चुका है। ठीक है भाई, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिप्स। ट्रिप्स जो है यहाँ पर, वो उसका पूरी फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? वो है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, यहाँ पर जो है इसके अंदर
ये बताया गया है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस तरीके से यहाँ पर ठीक किया जा सकता है। इसी के तहत ट्रिप्स अग्रीमेंट के तहत ही भारत जो है यहाँ पर जीआई टैग्स को जो है वो प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट जीन है। जीन जो है ये साइंस का एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। जीन जो है, जीन जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर क्या चीज है? ये एक तरीके का डीएनए का एक भाग होता है जिसके तहत हम डीएनए को चेकिंग करते हैं। थैलेसीमिया जो एक अनुवांशिक रोग है, इससे क्या प्रभावित होता है? ठीक है, जिससे हमें क्या प्रभावित यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो है हमारा रक्त, ब्लड, थैलेसीमिया ब्लड। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था और कब किया गया था? पहली बार जो है नैनो टेक्नोलॉजी का यहाँ पर जो सपोर्ट है वो एक नोरिया टैनिगुची और 1974 में इसको किया गया था। नेक्स्ट, उत्तराखंड का जो पशुधन विकास बोर्ड है, इसका जो स्थित है बोर्ड जो है वो कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसेस का यहाँ पर जो अत्यधिक है उसको आपको यहाँ पे बताने, अरेंज करने हैं उसको। तो सबसे ज्यादा देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, वाटर वेपर्स, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकल और कैडमियम बैटरी जो हम उपयोग करते हैं वो किस पर्पस के लिए हम करते हैं यहाँ पर? तो वो हम सभी में करते हैं, कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर्स, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सभी में हम यहाँ पर निकल और कैडमियम बैटरी का उपयोग करते हैं। नाभिकीय विखंडन से जुड़ा हुआ यहाँ पर जो है वो एक कौन सी स्टेटमेंट आपके लिए सही नहीं है वो बतानी है। तारों में ऊर्जा का उत्पन्न होना। नेक्स्ट, सेल्यूलस और स्टार्च, यहाँ पर ये ग्लूकोज को यहाँ पर बनाते हैं। ग्लूकोज इज दी, इन जो है किसमें, ग्लूकोज में यहाँ पर सेल्यूलोज और स्टार्च दोनों की प्रेजेंस होती है। एक यांत्रिक तरंग जो है इनमें से वो कौन सी है? तो इसका आंसर है ध्वनि तरंगे, जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं वो। ताप बढ़ने के साथ जो द्रव्य की क्षयता होती है वो यहाँ पर उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो भी जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो द्रव्य की जो क्षयनीयता होती है वो घटती जाती है। ठीक है ना। तो ये काफी इजी इजी क्वेश्चन, अगर आपने बेसिक बेसिक साइंस भी, फिजिक्स भी अगर कवर अप करी है तो ये आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नैनोमीटर जो है, एक नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर है? यहाँ पर 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होती है। एक भू स्थिर उपग्रह का जो परिभ्रमण काल होता है वो पूरा जो यहाँ पर रोटेशन करती है वो 24 घंटे में करती है। एवरीवन नोज दिस, राइट। टेफ्लॉन का जो रियल नेम है, ये टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर, तो इसका जो एग्जैक्टली नेम क्या है वो क्या है? पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। ठीक है, पॉलीमर पे कई बार क्वेश्चन है, 2012 के सब आंसर में भी पूछा गया था ये चीज। इनमें से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रित धातुओं से मिलकर के बना हुआ होता है? पीतल और कांसा। एक अर्धचालक में विद्युत चालन जो होता है वो कितना होता है? वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा किया जाता है। रेड डेटा बुक, यहाँ पर रेड डेटा बुक कौन यहाँ पे निकाल के लेकर आता है? IUCN। ये वो बताती है कि भाई कोई भी एक जो स्पीशीज है वो किस कागार पे पहुंची हुई है, वो खत्म होने की कागार पे है, उसमें कब को क्या दिक्कत आ जाएगी, तो वो रेड डेटा बुक के माध्यम से पता चलता है। नेक्स्ट, 102 क्वेश्चन को देखेंगे अब। ये क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में जो बांज और बुरांश के पौधे हैं वो किस प्रकार के पौधे हैं? तो उत्तराखंड के बांज के जो पौधे हैं वो हमारे समशीतोष्ण वनों की विशेषताओं में यहाँ पर आते हैं, सेमी ट्रॉपिकल एरियाज में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में या फिर जो भी हमारा एरिया है उसमें राष्ट्रीय उद्यानों की जो अनुवांशिक विविधता का रख रखाव कैसे करा जाता है? वो हमारा इन सीतु संरक्षण जो है वो इन एरिया में यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है, इसलिए सवाल आपसे लोगों से किया जा रहा है। तो वो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, 1936। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, फिर बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया, क्योंकि जिम कॉर्बेट जो है वो पर्सन थे जिन्होंने इस पूरे को संरक्षित करने के लिए बहुत ज्यादा मदद यहाँ पर करी है, इसीलिए। ठीक है। नेक्स्ट, समानांतर फसल का इनमें से कौन सा एक उदाहरण है? समानांतर फसल जो है यहाँ पर वो इसमें से कौन सी है? गेहूं और सरसों। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर से पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूनिक्स सबने यूज किया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। ठीक है, बाकी जो ये तो है सॉफ्टवेयर है, ओरेकल, MS ऑफिस, जावा, ये तो सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जो है वो CPU और मुख्य स्मृति के बीच में छोटी आकार की एक स्मृति होती है? तो वो है आपका यहाँ पर कैश मेमोरी। इसे कैश मेमोरी कहते हैं ना, जो हम क्लियर भी करते हैं उसे कहते हैं हम कैश मेमोरी। डिवीजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका यहाँ पर उदाहरण बनता है? सो आंसर है उसका ए, डिवीजन। ठीक है भाई, इसको भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल का वो समूह जो कि ट्रांसमिशन एक्सचेंज को
यहाँ पर जो है और इंटरनेट को एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, टीसीपी और आईपी एड्रेस कहते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग से अलग होती है? लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग से यहाँ पर हार्डवेयर और सर्विसेज यहाँ पे सेपरेट होते हैं। टेहरी रियासत जो है वो कब अलग से यहाँ पर उसका विलय हो गया था, भारतीय संघ से उसका अलग कब कर दिया गया था टेहरी को? तो वो कर दिया गया था यहाँ पर 1 अगस्त 1949 को। महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? महाभारत में जो इनको कुनिंद नरेश जो है उनको किस नाम से जाना जाता था? वो है ब्रह्मापुर, ठीक है, सॉरी, द्विज श्रेष्ठ के नाम से, द्विज श्रेष्ठ। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम हमसे पूछा जा रहा है, तो सब उत्तरकाशी जो है उसका सबसे पुराना नाम जो है वो बाड़ाघाट के रूप में जाना जाता है। किंगी वृंगी नीति माणा ये क्या है? किंगी वृंगी नाम से ये क्या है? ये दर्रे बनी हुई हैं, ये क्या है? पासेस है, माउंटेन पासेस। चिराग सेन, ये भी उस समय के एक्चुअली करंट अफेयर से पूछा गया है। मौन मेला ये उत्तराखंड में कहाँ पे आयोजित किया जाता है? ये पाली पछाऊ जौनसियार रवाई में ऑर्गेनाइज इसको किया जाता है। टेहरी राज्य प्रजामंडल, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार जो है वो प्रीवियस ईयर्स में आपके रिपीट हो चुका है। टेहरी राज्य प्रजामंडल जो है वो देव सुमन ने यहाँ पर इसकी स्थापना, सबसे पहली बार इसकी स्थापना करी थी, देव सुमन। भारत के किस राज्य में न्यूट्रो वेधशाला की स्थापना की जा रही है? ये भी उस समय का करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर है, ये भी सारे जो है अब इसके बाद आपके कुछ हद तक जो है वो करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि उस समय के पूछे गए थे, तो आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर किस वर्ष में ये चीज हुआ है। सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है, या जो कब ये है 2015 का मिला था, ये सारे जो कुछ है आपको वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये उस समय के करंट अफेयर है, इसलिए ये पूछे गए, वरना ये नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सो ये जो करंट अफेयर है उस समय के, ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अब पढ़ का हमें फायदा नहीं है ना यहाँ पर, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो उस समय 2016 में पूछा गया था, और 133वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। और G20 फोरम की यहाँ पर वो कह रहा है कि अध्यक्षता करेगा, और ये सब जो है अब इसमें काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 134 आप देख सकते हैं, जो ब्रिक्स का यहाँ पर संस्थान है पूरा, ये पूछ रहा है हमसे, जो ब्रिक्स यहाँ पे बनाई गई है, इसमें जो संरचना कर रहे हैं जिमोनील, ये किस विषय से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले कि ये जो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से संबंध रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी यहाँ पर सम्मानित किया जा चुका है? तो वो है सीवी रमन। ये पहले ही है जिनको यहाँ पर किया गया था, सीवी रमन, राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक साथ भारत का पहली बार भारत रत्न जो है वो तीनों लोगों को प्राप्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, वैदिक देव मंडल में किस देवता को युद्ध का देवता कहा जाता है? तो वैदिक देव मंडल में युद्ध के देवता जो कहलाते हैं वो इंद्रदेव यहाँ पे कहलाते हैं। मगध में जो नंद वंश हुआ था स्थापित, मगध बिहार में, उसके संस्थापक कौन थे? वो थे महापद्मानंद, नंद का। नंद डायनेस्टी को हराने के बाद ही मॉडर्न डायनेस्टी शुरू हुई थी, तो महापद्मा आए थे, फिर धनानंद आए थे, ठीक है। यूनानी लेखक है जस्टिन, उन्होंने सैंड्रोकोटस किसको कहा था? भारत के ऐसे किस व्यक्ति को कहा था? वो है चंद्रगुप्त मौर्य को। समुद्रगुप्त को तो नेपोलियन कहा गया था बाय V.A. स्मिथ, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्थान जो है वो पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं जाना जाता था? वो है तक्षशिला, ये बाद में जाकर के शिक्षा केंद्र बना है। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के स्थापक जो है यहाँ पर किसको कहा जाता है? वो है गौतम, गौतम बुद्ध। घोड़े की नाल के आकार में मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में कब लाई गई थी? घोड़े की नाल की जो आकार की मेहराब होती है, इसको पहली बार कब उपयोग में लाया गया था? अलाई दरवाजा में इसको दिखाया गया था। अलाई दरवाजा क्या है? कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस गेट है, जो किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तभी इसका नाम जो है वो क्या पड़ा है? अलाई दरवाजा, उन्हीं के नाम पे रख दिया गया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन से ऐसे सूफी संत हैं जो महबूब ए इलाही के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं? आप पूरे पेपर में देखोगे आपको जो है अब जाकर के कुछ क्वेश्चन मिले मेडिवल हिस्ट्री के, मतलब मेडिवल हिस्ट्री के काफी कम क्वेश्चन थे। तो महबूब ए इलाही किस नाम, किस पर्सन को जाना जाता है यहाँ पर? ये शेख निजामुद्दीन औलिया, उनको इस नाम से जाना जाता है। ऐसे कौन से सुल्तान थे जिन्होंने अपना टैक्स को 50% बढ़ा करके यहाँ पर इंक्रीज कर दिया था? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। काफी सारे रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं ये। इनमें से कौन सी इबारत जो है उसे शान फतेहपुर के नाम से भी जाना जाता है? वो है जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली। तबकात अकबरी, ये यहाँ पर किसने लिखी थी? ये लिखी थी निजामुद्दीन अहमद ने। अबुल फजल ने तो यहाँ पर आईने अकबरी लिखी, तो ये आंसर इसका नहीं होगा, ठीक है। किस गुरु ने यहाँ पर
खालसा जो है उसको यहाँ पर स्थापित किया था? कौन से सिख गुरु ने खालसा की स्थापना करी थी? तो वो है गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह के ही जो बेटे हैं यहाँ पर, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उन्हीं की शहादत दिवस को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, ब्लू वाटर नीति जो है किससे संबंधित है? ब्लू वाटर नीति फ्रांसिस्को डा अल्मेडा, पोर्चुगीज के गवर्नर जो भारत में पहले थे, उन्होंने यहाँ पर ब्लू वाटर नीति को स्थापित किया था। नेक्स्ट, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वंशानुवाद युद्ध में पराजित हो गए थे। फ्रांसीसी थे ये वाले, फ्रांस के थे, वो थे काउंट लॉली, काउंट लॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के तहत भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार होता था उसको यहाँ पर अधिनियम के तहत सबसे पहले कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी? वो है यहाँ पर 1813 का चार्टर एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, लेकिन उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय में व्यापार को कोशिश नहीं की थी। 1813 के एक्ट में जो मोनोपोली थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चाय की, चाइना के साथ ट्रेड करने की, वो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने रोकी थी। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसको कहा जाता है? जिस पर्सन ने सबसे ज्यादा काम करा है सिंचाई के लिए वो है सर आर्थर कॉटन। और मैं बता दूं ये वही पर्सन है जिन्होंने आज के समय का जो कॉन्सेप्ट है किस चीज का, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का, जो आज हम देखते हैं कि हमारी केन और बेटवा रिवर को यहाँ पे जोड़ने की परियोजना चल रही है, इस प्रकार की जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं, ये वही पर्सन है जिन्होंने इस चीज का आइडिया सबसे पहले प्रोवाइड किया था। सो ये है आपका यहाँ तक के पूरा यूकेपीएससी का प्रीवियस ईयर का 2016 का ये प्रश्न पत्र हमने सॉल्व करा है। मैंने इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी थोड़े बहुत बताए हैं, और बेसिक ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का है कि आप 1 घंटा निकालें और इस पूरी वीडियो में जो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं उसको आप समझें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उस पूरी इंफॉर्मेशन से आप यहाँ पर जितना भी चीजें पढ़ रहे हैं, आप उस सबको ये एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में किस प्रकार के सवाल आते हैं, क्योंकि यूकेपीएससी अब आने वाला है। अब यूकेपीएससी आने वाला है तो बहुत जरूरी है कि आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे पूरी नजर मारे, और पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रटा हुआ होना चाहिए कि भाई किस किस टाइम पर क्या सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। तो ये था आपका पूरा इस बार का ये पूरा पेपर। पढ़िएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद।